दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा 20th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम किरचॉफ्स करंट लॉ को समझ रहे थे। किरचॉफ्स करंट लॉ को समझने के लिए हमने चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन की हेल्प ली थी। चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन हमें बताती है कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो वी बाय डेल टी। नाउ दिस रो वी इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कांस्टेंट कर दूं, सोचिए वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, देन इन दैट सिचुएशन डाइवर्जेंस ऑफ जे विल बी इक्वल टू जीरो, और इसी को हम किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन जहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, वहां पे केसीएल एप्लीकेबल है। और प्रैक्टिकली ज्यादातर जो सिचुएशन आप देखते हो उन सब में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, क्योंकि जो भी आप प्रैक्टिकली चीजों को एनकाउंटर करते हो वहां पे कंडक्शन करंट ज्यादातर सिचुएशन में हमें देखने को मिलता है। वो करंट जो कंडक्टर्स के अंदर फ्लो करता है उसको हम ज्यादातर सिचुएशन में एनकाउंटर कर रहे होते हैं। एंड इन दैट सिचुएशन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, वो टाइम के साथ नहीं चेंज होती। इसका मतलब वहां पे केसीएल एप्लीकेबल है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और क्वालिटेटिवली आपको एक्सप्लेन करूं तो आप इसको ऐसे समझिए कि मेरे पास कोई मेटालिक रोड है। इस मेटालिक रोड के अंदर एट रूम टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, और जितना इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है उतने ही इसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी हैं। इसका मतलब इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो जीरो है। अब अगर मैं इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली कुछ करंट यहां पे एंटर करेगा और उतना ही करंट यहां से लीव करेगा। कंडक्शन करंट इसमें फ्लो करेगा। जितना करंट यहां पे अंदर आएगा उतना ही करंट यहां से बाहर जाएगा, और करंट होता है चार्ज पर सेकंड। इसका मतलब जितना चार्ज पर सेकंड यहां पे अंदर आएगा उतना ही चार्ज पर सेकंड यहां से बाहर जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो चेंज नहीं हुई, वो कांस्टेंट रही, जीरो पे ही। तो केसीएल यही तो कहता है। केसीएल कहता है कि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा, चाहे वो नोड की बात कर रहे हो आप, चाहे वो सर्किट की बात कर रहे हो आप, चाहे वो कोई मेटालिक रोड की बात कर रहे हो आप। जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। यह है केसीएल की डेफिनेशन। लेकिन यह तभी सही है जब आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। और जितने भी कंडक्शन करंट जहां जहां आप देखते हो वहां वहां आप ये समझिए कि आपकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वहां पे केसीएल एप्लीकेबल होता है। केसीएल कहता है जितना करंट एंटर करेगा सर्किट में उतना ही लीव करेगा, जितना करंट नोड में एंटर करेगा उतना ही उस नोड से लीव करेगा। यह केसीएल की डेफिनेशन है। बट ये कई जगह पे एप्लीकेबल नहीं होती। कहां पे एप्लीकेबल नहीं होती? जहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको बताऊं, एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि इस मेटालिक रोड के अंदर 1 कूलम पर सेकंड एंटर कर रहा है और 0.8 कूलम पर सेकंड बाहर जा रहा है। इसका मतलब जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही करंट बाहर नहीं जा रहा। 0.2 कूलम पर सेकंड इसके अंदर रुक रहा है, एक सेकंड में 0.2 कूलम इसके अंदर अक्यूमुलेट हो रहा है। तो अगर इसके अंदर चार्ज अक्यूमुलेट होगा तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। केसीएल भी यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 1 एम्पीयर अगर अंदर आ रहा है तो 0.8 बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब है ऐसी सिचुएशन जहां पे चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट ना रहे वहां पे केसीएल एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको मैं एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। मेरी बॉडी न्यूट्रल है, मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब यहां पे एक वैन डी ग्राफ जनरेटर है। जब हम इस वैन डी ग्राफ जनरेटर को ऑन करेंगे तो इसके सरफेस पे कुछ चार्ज आएगा और इस सरफेस का कुछ पोटेंशियल हो जाएगा, कुछ हाई पोटेंशियल पे सरफेस आ जाएगा। अब जब मैं इसको टच करने की कोशिश करूंगा तो होगा ये कि इसका पोटेंशियल और मेरी बॉडी का पोटेंशियल सेम होने की कोशिश करेगा। जैसे मैं टच करूंगा तो बराबर हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल को इक्वल होने के लिए मेरी बॉडी के सरफेस पे भी चार्ज होने की जरूरत पड़ेगी, तभी मेरा पोटेंशियल जो है वो इसके पोटेंशियल के बराबर आएगा। क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए, तभी मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा या मेरा पोटेंशियल इसके बराबर होगा। तो जैसे मैं इसको टच करूंगा कुछ चार्ज यहां से मेरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा। सोचिए इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज मेरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा, मतलब कुछ करंट फ्लो करेगा। अब करंट आ तो गया, चार्ज आ तो गया मेरी तरफ, बट अब जाने का रास्ता नहीं है।
आप सेम पॉइंट से वापस नहीं भेज सकते हो करंट को। तो मैं जैसे टच करूंगा कुछ चार्जेस मेरी बॉडी पे आएगा, बट वो वापस नहीं जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे तो केसीएल एप्लीकेबल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं होगा केसीएल एप्लीकेबल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रही। जैसे मैंने इसको हाथ लगाया, मेरी सरफेस के ऊपर जो है कुछ चार्जेस आएंगे और वो वहीं पे स्टे कर जाएंगे, वो वहीं पे रुक जाएंगे। तो इसका मतलब मेरी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रही, वो बढ़ गई, और उसकी वजह से आपका डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है वो जीरो नहीं हो पाया, और यहां पे केसीएल एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए इसको जरा परफॉर्म करके देखते हैं। बट परफॉर्म करने के लिए मैं चाहूंगा कि सुनील जी इसको परफॉर्म करे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कोई वॉलंटियर इसको आपको बताए। उनसे पूछेंगे भी, क्योंकि जब करंट फ्लो करता है तो थोड़ा झटका भी फील होता है, तो मैं चाहता हूं कि वो झटका सुनील जी फील करें। ठीक है, तो चलिए जरा इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो दोस्तों सुनील जी रेडी हैं। मैं आपको बताते चलूं कि यहां पे हम एक वुडन सरफेस पे हैं, मतलब अर्थ के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो जो चार्ज बॉडी पे आएगा वो चार्ज बॉडी पे स्टे करेगा, वो अर्थ में नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत चार्ज लीक जरूर करेगा, बट स्टिल इतना चार्ज लीक नहीं करेगा, कुछ ना कुछ चार्ज बॉडी पे रुकेगा। तो जैसे सुनील जी इसको टच करने की कोशिश करेंगे, कुछ चार्ज इनकी बॉडी पे ट्रांसफर होगा और वो वहीं रुका रहेगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। सुनील जी करंट को फील भी कर पाएंगे, क्योंकि जब चार्ज फ्लो करेगा इनकी बॉडी में तो करंट भी तो इनको फील होगा ना, तो उसको भी वो फील कर पाएंगे। इनको थोड़ा सा झटका भी फील होगा, हल्का फुल्का। जरा देखते हैं अभी। तो आप इस केस में आप क्लियरली देख सकते हो कि केसीएल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए जरा देखते हैं। तो मैं वेन डायग्राफ को ऑन कर देता हूं। अब वेन डायग्राफ के सरफेस पे कुछ चार्ज आ गया है, ठीक है। अब सुनील जी जो है वो इसको टच करेंगे एंड मुझे बताएंगे सुनील जी कि कैसा फील कर रहे हैं ये। सुनील जी जरा टच कीजिए। ओके, आपको झटका फील हुआ, इवन आप सुन भी पाए होंगे, एक आवाज भी आई है। ठीक है, मैं इसको जरा बंद कर देता हूं। एक हल्की सी आवाज भी आपको देखने को मिली होगी। वो बेसिकली जो स्पार्क जो आपको देखने को मिला वो ब्रेकडाउन था, एयर ब्रेकडाउन। वो पहले ही एयर ब्रेकडाउन, इनको टच करने से पहले ही करंट आपका फ्लो होना शुरू होगा, क्योंकि इतना हाई पोटेंशियल था इसके सरफेस पे और इनकी बॉडी पे लो पोटेंशियल था। तो जैसे ये नजदीक लाए अपनी बॉडी को, वो एयर ब्रेकडाउन हुई और उसके थ्रू जो है वो चार्जेस फ्लो कर गए। जब चार्जेस फ्लो किए तो उससे करंट बना और उस करंट की वजह से इनको झटका फील हुआ। बट जो चार्ज इनकी बॉडी पे अक्यूमुलेट हुआ, जो चार्ज आया वो वापिस नहीं गया। इसका मतलब इनकी बॉडी पे वो चार्ज अक्यूमुलेट हुआ है, कुछ ना कुछ स्टिल इनकी बॉडी पे चार्ज है। आप बोलोगे अगर इनकी बॉडी पे चार्ज है तो अगर मैं इनको हाथ लगाऊंगा तो झटका फील होगा, क्योंकि वो कुछ चार्ज मेरी बॉडी पे भी ट्रांसफर होगा। आइडली तो होना चाहिए, बट मैं आपको बता दूं ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ चार्ज धीरे धीरे लीक होता चला जाता है, तो इतनी देर में वो लीक हो भी गया होगा। ठीक है, तो बट अल्टीमेटली हुआ ये कि जिस रेट से चार्ज आया उस रेट से वो लीक नहीं हुआ, कुछ ना कुछ चार्ज कुछ देर के लिए रुका इनकी बॉडी पे। यहां पे केसीएल एप्लीकेबल नहीं है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा और आपने देखा कि कहां पे हम केसीएल को अप्लाई कर सकते हैं, कहां पे नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर जो हमारी सिचुएशन होती हैं घर में जो आप देखते हो, वहां पे मेनली हमें कंडक्शन करंट देखने को मिलता है। कंडक्शन करंट मतलब वो करंट जिसमें एक तरह से वायर, जो कंडक्टिंग वायर होता है उसके थ्रू करंट फ्लो करता है, और वहां पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। तो वहां पे आप केसीएल को अप्लाई कर सकते हो। वहां पे डाइवर्जेंस ऑफ जे की वैल्यू 0 होती है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है जहां पे चार्ज अक्यूमुलेट होता है, चार्ज अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। वो आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि वहां पे हम केसीएल अप्लाई क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा है। ऐसा ही कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो खासकर लंबी लाइनें होती हैं, जिनकी लेंथ जो है वो 3-4 हजार किलोमीटर लंबी लाइन होती है ना, जो आप खेतों में देखते हो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, उनमें भी ऐसा ही होता है। उनमें भी आपका चार्ज जो है वो सरफेस पे अक्यूमुलेट होता है। तो इस वजह से वहां पे भी केसीएल एप्लीकेबल नहीं होता। वो आगे चल के हम कभी पढ़ाएंगे आपको कि कैसे वहां पे चार्ज अक्यूमुलेट होता है और कैसे वहां पे केसीएल एप्लीकेबल नहीं है। बट आप समझ जाइए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर कांस्टेंट नहीं रहती है तो समझ लो केसीएल एप्लीकेबल नहीं है। बट चलिए, अभी जो हमारा स्कोप है सिलेबस का, उसमें हम इस सिचुएशन को नहीं एनकाउंटर करेंगे। हम ज्यादातर वही सिचुएशन एनकाउंटर करेंगे जहां पे चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तो अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो इस केसीएल क्या कहता है? केसीएल कहता है कि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। कहां पे एंटर करेगा? हो सकता है वो नोड में एंटर कर रहा हो, तो नोड में जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा, या कोई मेटालिक बॉडी होगी या कोई सर्किट होगा।
तो अगर मैं केसीएल को डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि केसीएल हमें कहता है कि अगर कोई जंक्शन या नोड पॉइंट है, उसमें जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन क्या होता है? जहां पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं। तो ये मेरा एक जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। और इसमें जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये 2 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, और ये आई आपको बताना है, तो केसीएल कहता है कि नोड में जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। अब कितना एंटर कर रहा है जरा देखो, 4 एम्पियर एंटर कर रहा है और 2 एम्पियर एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब है 6 एम्पियर आपका एंटर कर गया। और लीव कितना कर रहा है बताओ? लीव कर रहा है 3 + आई। तो यहां से आई की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई विल बी 3 एम्पियर। ये जो करंट यहां से लीव करेगा दैट विल बी 3 एम्पियर। ऑब्वियसली हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहां पे चार्ज अक्यूमुलेट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर यहां पे चार्ज अक्यूमुलेट होता रहता तो फिर केसीएल एप्लीकेबल नहीं था। तो आपको जितने भी आप सिचुएशन पढ़ोगे उनमें चार्ज की अक्यूमुलेशन को नेग्लिजिबल लेके चलना है, जीरो लेके चलना है। इसका मतलब आपको केसीएल को अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। अनटिल अनलेस आपको अलग से ना गिवन हो कि भाई यहां पे चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा है, फिर वहां पे केसीएल एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो केसीएल कहता है कि कोई भी अगर मैं जंक्शन ले लूं तो उस जंक्शन पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। या आप इसको दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हो कि नेट करंट एट एनी जंक्शन और नोड विल बी 0। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कोई जंक्शन या नोड है, तो उसमें सोचे कई सारे ब्रांचेज जो है वो ऐसे लगी हुई हैं, ठीक है। ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ठीक है, अप टू सोचिए IN। ये मेरे पास ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज जो है वो यहां पे कनेक्टेड है, ये जंक्शन पॉइंट है। केसीएल कहता है कि नेट करंट एट एनी नोड और जंक्शन, ठीक है, हैज टू बी इक्वल टू 0, n फ्रॉम 1 to N। नेट करंट मतलब समेशन, सब सारे करंट का अगर आप सम कर दोगे, इस नोड पे जो जितने भी करंट है सबका सम कर दोगे, तो दिस हैज टू बी 0। अब आप बोलोगे सर ये 0 कैसे हो गया? भाई आप एक काम कीजिए ना, जो एंटरिंग करंट है उनको आप पॉजिटिव ले लो, ये कन्वेंशन है बस, ठीक है। और जो लीविंग करंट है उनको नेगेटिव ले लो। तो जब आप सबका सम करोगे, एंटरिंग वालों को पॉजिटिव ले लो और लीविंग वालों को नेगेटिव ले लो और सबको जोड़ दो। जोड़ोगे तो 0 आना चाहिए। तो इसको मतलब समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है नेट करंट एट एनी जंक्शन हैज टू बी 0। अब यहां पे जब मैं नेट करंट एट एनी जंक्शन 0 बोल रहा हूं, इसका मतलब कुछ पॉजिटिव ले रहा हूं, कुछ नेगेटिव ले रहा हूं। तो एंटरिंग को आप पॉजिटिव ले लो, लीविंग को नेगेटिव ले लो, ठीक है। यहां पे भी आप देख सकते हो हमने ये करंट 3 निकाला है, 3 लिया है। तो अगर मैं इसके हिसाब से सोचूं तो जो एंटरिंग करंट उनको मैं पॉजिटिव मान लेता हूं और जो लीविंग है उनको मैं नेगेटिव लिख देता हूं। तो टोटल आप देख सकते हो 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से भी आप केसीएल को बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं। अब जरा मैं आपको सर्किट में लेके आ रहा हूं। सर्किट में जरा केसीएल को अप्लाई करते हैं। जरा देखिए, अगर आपको कोई सर्किट दे दिया जाए, सोचिए इस तरह का कोई सर्किट गिवन है, आपके पास कोई इस तरह का सर्किट है, मान लीजिए ऐसा सर्किट दे रखा है। यहां पे 2 एम्पियर है, यहां पे ये 3 एम्पियर है, ये आपका 1 एम्पियर है, एंड दिस इज 2 एम्पियर, ये आपका आई है, ठीक है, ये 10 वोल्ट है, ये जो है ये आपका 3 एम्पियर है, ठीक है, और यहां पे 2 एम्पियर बाहर जा रहे हैं, ठीक है भाई। ये सर्किट दे रखा आपको 10 ओम, 10 वोल्ट, 5 ओम, 2 ओम, 4 ओम, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपसे पूछा है फाइंड आई, आपको बताना है कि आई की क्या वैल्यू होगी, ये आपसे पूछा है। तो अब ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें? इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के 2-3 मेथड हैं। मैं पहले आपको जो अभी आपने पढ़ा है उस तरीके से देखते हैं। केसीएल की हेल्प से आप इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे? जरा देखो, हमारे पास ये जो है ये जंक्शन पॉइंट है। यहां पे देखो 3 ब्रांचेस मिल रहे हैं, 1 2 3। नोड पॉइंट क्या होता है? जहां पे 2 या 2 से ज्यादा हो उसको नोड बोल सकते हो। तो जंक्शन को भी नोड बोल ही सकते हो आप, क्योंकि जंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें 3 या 3 से ज्यादा होती है। नोड की जो डेफिनेशन होती है उसमें 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस अगर मिल रही हैं तो उसको नोड बोलेंगे। तो एवरी जंक्शन इज ए नोड, क्योंकि जंक्शन में 3 आ गई ना, और 3 2 से बड़ा होता है। नोड के लिए तो सिर्फ 2 ही चाहिए एटलीस्ट। जंक्शन में तो
कम से कम 3 चाहिए, ठीक है। तो एवरी जंक्शन इज ए नोड, तो आप इनको नोड बोले या जंक्शन बोलो सब चलेगा। फिलहाल ये मैं इसको जंक्शन बोल रहा हूं क्योंकि 3 है, 3 या 3 से ज्यादा को जंक्शन आप बोल सकते हो। ये जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये भी आपका एक जंक्शन है, ये भी आपका एक जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है। अब मुझे आई बताना है। प्रॉब्लम यह है कि आई को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो आप, क्यों? क्योंकि ये जो ब्रांच है और ये जो ब्रांच है इनके करंट नोन नहीं है। अगर ये दोनों करंट नोन होते तो फिर ये भी आ जाता। तो अब यहां पे हम केसीएल कैसे लगाएं? तो केसीएल को लगाने के लिए आप पहले वो जंक्शन ढूंढो जहां पे केवल एक अननोन हो, उस जंक्शन से शुरू करो केसीएल लगाना, और उसके बाद ब्रांचेस के करंट निकालते जाओ और अल्टीमेटली आप यहां पे पहुंच जाओगे। जरा देखिए कैसे। अगर आप ध्यान से देखें, क्या मैं इस जंक्शन पे लगा सकता हूं केसीएल? ना, इधर का करंट नहीं पता, इधर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, करंट का नहीं पता हमें, इधर का भी करंट नहीं पता, तो यहां पे भी 2 अननोन है, यहां पे भी 2 अननोन है, यहां पे भी 2 अननोन है, यहां पे भी 2 अननोन है। यहां पे जरा देखिए, इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे ये एंट्रिंग करंट है 2 और इधर करंट सोर्स लगा हुआ है। करंट सोर्स क्या बोलेगा? करंट सोर्स बोलेगा मेरी वैल्यू है 3 एंपियर, तो 3 ही लूंगा और 3 ही दूंगा। इसका मतलब आगे जो है ये 3 एंपियर दे रहा है इधर, और ये इधर 2 आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पे आप केसीएल लगा सकते हो क्योंकि एक ही अननोन है। और केसीएल क्या कहता है? केसीएल कहता है कि हम चार्ज एक्यूमुलेशन तो बाय डिफॉल्ट 0 लेके चल रहे हैं। केसीएल कहता है कि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। तो यहां पे देखो, ये 3 एंटर कर रहा है, ये 2 एंटर कर रहा है, तो लीव कितना करेगा? 5। तो इसका मतलब यहां पे आपका 5 एंपियर आ जाएगा, इस तरफ 5 एंपियर आएगा। इस ब्रांच का करंट पता चल गया। स्टिल मैं यहां पे केसीएल नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता बताओ? क्योंकि इधर का करंट पता चल गया, अभी भी यहां पे 2 अननोन है, एक ये वाला अननोन है, एक ये वाली ब्रांच का करंट अननोन है। स्टिल 2 अननोन है भाई, तो आप यहां पे अभी भी आप केसीएल नहीं लगा सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां पे हमें पता चल गया कि ये 5 एंपियर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं। क्या यहां पे लगा सकते हो आप केसीएल? बिल्कुल लगा सकते हैं यहां पे, क्योंकि यहां पे देखो इस ब्रांच का अननोन है और ये नोन है और ये भी नोन है, तो 2 नोन हो गए, एक अननोन हो गया, तो यहां पे केसीएल लगा सकते हो इस जंक्शन पे। तो आप बताइए, अगर मैं यहां पे केसीएल लगाऊंगा तो लीविंग करंट देखो, इस नोड से ये करंट लीव कर रहा है 3 एंपियर और ये भी लीव कर रहा है 1 एंपियर, टोटल 4 एंपियर लीव कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे 4 एंपियर एंटर करेगा, ठीक है। तो यहां पे आप केसीएल के हिसाब से बोल सकते हैं 4 एंपियर, इस ब्रांच में 4 एंपियर करंट आएगा। बहुत बढ़िया। अब आइए यहां पे जरा देखो, ये 2 एंपियर एंटर कर रहा है, 4 लीव कर रहा है, इधर का अननोन है, तो इधर का निकाल लेते हैं, एक ही तो अननोन है, तो यहां पे केसीएल लगा सकते हैं। तो आप बताओ, 2 एंटर कर रहा है, 4 लीव कर रहा है, तो इधर से 2 एंपियर एंटर करना चाहिए फर्दर, क्योंकि जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। तो 2 और 2 4 एंटर कर रहा है, तो 4 ही लीव कर रहा है, देखो, ठीक है। अब आप यहां पे आ जाओ, अब आप जरा देखो, यहां पे 2 एंपियर इधर जा रहे हैं, तो यही करंट यहां से भी जाएगा। ब्रांच में पूरी में करंट सेम रहता है, ध्यान रखिएगा, ये पूरी एक ब्रांच है, जितना करंट यहां पे उतना ही करंट यहां पे भी दिखाओगे आप, ठीक है। तो आप बताओ, यहां पे 2 एंपियर इधर है, अब आप बताओ क्या यहां पे केसीएल लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हैं। जरा देखिए, 3 एंपियर एंटर कर रहा है, 2 इधर लीव कर रहा है, तो 1 इधर लीव करेगा, 1 आपका इधर लीव करेगा, ठीक है। तो इधर का करंट पता चल गया। अब आइए यहां पे, अब जरा देखो, यहां पे एक अननोन रहेगा बस, इधर से तो 1 एंपियर है, इधर 2 एंपियर है, केवल ये अननोन है, तो ये निकल आएगा। अगर मैं यहां पे केसीएल लगाऊंगा तो 1 एंपियर इधर एंटर कर रहा है, 2 लीव कर रहा है, तो इसका मतलब है 1 इधर से भी एंटर करेगा। अब आप जरा सोचिए, इस पॉइंट पे 1 इधर से एंटर कर रहा है, 1 इधर से एंटर कर रहा है, 2 एंटर कर गए, 2 एंपियर एंटर कर गया, तो 2 ही तो लीव कर रहा है, केसीएल एप्लीकेबल हो गया। अब जरा आइए, अब यहां पे सोचिए, अब आप यहां पे भी लगा सकते हो, क्योंकि इधर का करंट पता है, इधर का भी पता है, इधर का अननोन है बस, तो अब तो निकल जाएगा। केवल एक अननोन है इस जंक्शन पे, तो यहां पे केसीएल लगा दो। 5 एंपियर एंटर कर रहा है, 1 इधर लीव कर गया, तो 4 एंपियर और इधर लीव करेगा भाई, क्योंकि जितना एंट्रिंग करंट है उतना ही लीविंग होना चाहिए ना। तो एंट्रिंग तो 5 है, लीविंग में 1 इधर लीव कर रहा है, तो 4 इधर लीव करेगा। तो इसका मतलब जो आई की वैल्यू आएगी, इट हैज टू बी 4 एंपियर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि कैसे इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो आप वो जंक्शन पकड़िए जिस जंक्शन पे केवल एक अननोन हो, वहां से शुरू कीजिए, और ऐसे करते करते हर ब्रांच का निकालते जाओ और पीछे फिर से केसीएल लगाते जाओ हर जंक्शन पे। अल्टीमेटली आप वहां पे पहुंच जाओगे और आप प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे हम केसीएल को अप्लाई करते हैं इस तरह की सिचुएशन में। अब चलिए मैं इसी में आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूं। यही प्रॉब्लम को और आसान कर सकते थे आप। कैसे? जरा देखिए, मैं चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेता हूं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है, मैं एक और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम बना लेता हूं, ठीक है। सोचिए कोई सर्किट आपको दे दिया है, पांच एंपियर, 2 एंपियर, 6 एंपियर
5 एम्पियर, 2 एम्पियर और ये है I। ठीक है, ओके। मान लीजिए इस तरह का सर्किट है मेरे पास और मुझसे पूछा I बताओ, फाइंड I। ये चलो ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 8 ओम है और ये 2 ओम है। ऐसे एलिमेंट्स की वैल्यू भी दे दी आपको। आपसे पूछा I बताइए, फाइंड I। अब जरा देखो, अगर मैं इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखूं तो इस प्रॉब्लम में अगेन आपको I निकालने के लिए यहां पे आप KCL नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इस ब्रांच का करंट अननोन है, इस ब्रांच का करंट भी अननोन है और ये भी अननोन है, तो 3 अननोन हो गए यहां पे। तो तीनों ब्रांच का करंट अननोन हो गया, नहीं लगा सकते हो। यहां पे जरा सोचिए, यहां पे आप KCL लगा सकते हो, क्योंकि ये आपका अननोन है, ये नोन है, ये नोन है, तो यहां पे आप KCL लगा के इधर ब्रांच का करंट निकाल लोगे। एक बार इधर का आ गया, फिर इधर का भी चाहिएगा, तभी तो I निकलेगा। ठीक है, तो इधर का तो चलो आ गया ना, यहां पे KCL लगा के आप इधर का निकाल सकते हो। सिमिलरली यहां पे KCL लगा के इधर का निकाल सकते हो, फिर आप इधर का निकाल पाओगे, फिर आप यहां का भी निकाल पाओगे। अल्टीमेटली आप पहुंच जाओगे जो पिछला मेथड मैंने समझाया। लेकिन एक और तरीका भी है, और वो क्या तरीका है सुनिए। जब भी आप ये सर्किट देखते हो, ये अपने आप में क्लोज्ड सर्किट है, बंद है, आपस में साइक्लिक सर्किट है, जुड़ा हुआ है, सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए, ये पॉइंट इससे, ये पॉइंट इससे, 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 तो एक तरह से क्लोज्ड सर्किट है ये। और जब भी आपको कोई क्लोज्ड सर्किट नजर आता है, उसको आप एक नोड की तरह ट्रीट कर सकते हो। इसको पूरे को आप एक नोड की तरह ट्रीट कर सकते हो। नोड की तरह ट्रीट करने का मतलब है, इसको पूरे को आप एक पॉइंट की तरह दिखा दो और ये जो एक्सटर्नल जो करंट दिखा रखे हैं इनके ऊपर KCL लगा दो। मतलब इस एक्सटर्नल जो भी ये पॉइंट है, इनमें जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। तो आप बताओ, अगर मैं पूरे को एक नोड की तरह दिखा दूं, इस पूरे को एक नोड की तरह रिप्रेजेंट कर दूं, तो कितना एंटर कर रहा है, कितना लीव कर रहा है, बताओ। एंटर कितना कर रहा है बताओ जरा। 5 यहां से एंटर कर रहा है, 6 यहां से एंटर कर रहा है, तो 5 और 6 11 एम्पियर जो है वो एंटर कर गया है। और लीव कितना कर गया बताओ। लीव में देखो 2 एम्पियर इधर से लीव कर गया, 2 इधर से और I इधर से। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो 4 प्लस I जो है वो लीव कर गया है। 11 एंटर किया है, 4 प्लस I जो है वो लीव किया है, तो I की वैल्यू जो आएगी यहां से, इट हैज टू बी 7 एम्पियर। I की वैल्यू 7 एम्पियर आएगी। यहां से डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेम कंसेप्ट आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते थे। जरा देखिए, अगर मैं इस पूरे को एक नोड की तरह ट्रीट कर लेता, क्योंकि ये भी तो क्लोज्ड सर्किट है ना, इसको पूरे को अगर मैं एक नोड की तरह ट्रीट कर लेता, तो बाहर से देखो एक्सटर्नल जो वायर कनेक्ट है उनमें देखो बस आप, ये I अपने को निकालना था। ठीक है, तो आप बताओ एंटर कितना कर रहा है। 3 इधर से एंटर कर रहा है, 2 इधर से एंटर कर रहा है, 2 इधर से एंटर कर रहा है, तो कितना हो गया देखो, 3 और 2 5 और 2 7, 7 एम्पियर एंटर कर रहा है। लीव कितना कर रहा है, लीव कर रहा है एक तो 1 एम्पियर, 2 3, टोटल कर दो ना, 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया, और एक I ये हो गया। तो लीव कितना कर रहा है बताओ जरा, 3 प्लस I। यहां से I की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 4 एम्पियर हो जाएगी। इसका मतलब डायरेक्ट आप इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, इतना फास्ट आप हो सकते हो। क्लोज्ड सर्किट जब भी आपको देख रहे हो, तो क्लोज्ड सर्किट में याद रखिए, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। उसको एक नोड की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, जो पहला जो मेथड मैंने बताया, नोड वाइज जो आप चल रहे हो, एक बार पहले इधर का निकालो, फिर इधर का निकालो, फिर इधर का, फिर इधर का, फिर इधर का, ऐसे हर ब्रांच का अननोन पहले फाइंड करने का जो तरीका था, वो तरीका आप हर जगह अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। जरा देखिए कैसे। अगर मैं आपको एक सर्किट देता, जरा सोचिए, मेरे पास कुछ इस तरह का सर्किट है। ये मान लीजिए मेरे पास सर्किट है, यहां पे 2 एम्पियर है, यहां पे 1 एम्पियर है, यहां पे 3 एम्पियर है, यहां पे 8 एम्पियर है, और यहां पे I है। 10 ओम, 8 ओम, 10 वोल्ट, 6 ओम, 20 वोल्ट, 5 ओम, 6 ओम। सोचिए ये सर्किट दे दिया और आपसे पूछा I, फाइंड I। अब यहां पे I को कैसे फाइंड करोगे भाई? अगर आप बोलोगे सर जो पिछला मेथड है, जो नोड वाइज जो आप चलते हो, अगर उस तरीके से सोचते हो, इस जंक्शन पे 2 ब्रांच का करंट अननोन है तो नहीं लगा सकते हो KCL। सिमिलरली यहां पे भी इस ब्रांच का और इस ब्रांच का करंट अननोन है, यहां पे भी नहीं लगा सकते हो। इस जंक्शन पे भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इधर का और इधर का दोनों अननोन है, नहीं लगा सकते हो। यहां पे देखिए
इधर ब्रांच का और इस ब्रांच का दोनों अननोन है, नहीं लगा सकते हो। सिमिलरली आप यहां पे भी केसीएल को नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों ही अननोन है, तो आप ये करंट नहीं निकाल सकते हो। अब हम फंस गए हैं, किसी भी जंक्शन पे आप जो है केसीएल अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो एक काम कीजिए, इसमें दूसरा मेथड लगाइए। दूसरा मेथड बड़ा काम का है और वो हर जगह लगा सकते हो। कौन सा दूसरा मेथड? क्योंकि ये क्लोज्ड सर्किट है तो इसको आप एक नोड की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको पूरे को एक नोड की तरह ट्रीट कर लूं तो इस पूरे सर्किट में जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा, क्योंकि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे चार्ज एक्यूमुलेशन तो हो नहीं रहा है ना। बाय डिफॉल्ट हम यही मान के चलते हैं, कोई चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं है कहीं पे भी। तो आप ये कह सकते हो कि जितना करंट एंटर करेगा इस पूरे क्लोज सर्किट को एक नोड मान लो ना, तो इस नोड में जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। कितना एंटर कर रहा है जरा सोचिए, जरा देखिए। 8 एम्पियर इधर से एंटर कर गया, 2 एम्पियर इधर से एंटर कर गया, ठीक है, तो कितना हो गया बताओ? 10 एम्पियर आपका एंटर कर गया। लीव कितना करेगा बताओ जरा? लीव कितना कर रहा है? 3 इधर से, 1 इधर से, 4 और ये आई, तो आप ये कह सकते हो 4 प्लस आई जो है वो लीव कर रहा है। तो अब यहां से आई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, 6 एम्पियर जो है वो आंसर आएगा। ये जो वैल्यू आएगा ये 6 एम्पियर का करंट आएगा। आई होप आपको एक क्लियर हुआ कि इस तरह की प्रॉब्लम में आप जो बेसिक मेथड था वो तो आप अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हो, आपको बिल्कुल इसी तरीके से चलना पड़ेगा। इसको एक पूरे नोड की तरह ट्रीट करना होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम यहां पे केसीएल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सिचुएशन जो है उनको भी एक बार जरा देख लेते हैं। जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास एक सर्किट है ए, ये कोई सर्किट है ए, ये कोई क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है, इसके अंदर कंपोनेंट लगे होंगे, मुझे डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है। इधर जो है वो कोई सर्किट है बी, ये कोई सर्किट है बी, ठीक है, और इन दोनों सर्किट के, ये भी एक क्लोज्ड सर्किट है, इन दोनों सर्किट के बीच कुछ ब्रांचेस कनेक्ट हैं। ये आपका 2 एम्पियर का सोर्स हो गया और ये 4 ओम हो गया, ठीक है, ये आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और यहां पे एक सीधा रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, ठीक है, ऐसे दे दिया है। और ये आपको गिवन है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपकी 32 वोल्ट है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 32 वोल्ट है, ये आपको दे रखा है। 8 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है 32 वोल्ट है। ये आपको दे रखा है 2 ओम और आपको ये वोल्टेज बतानी है वी नोट की वैल्यू क्या होगी, इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी ये आपको बतानी है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। अब ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करें भाई? पहली बात तो ये समझिए कि ये जो ब्रांचेस है या ये ब्रांच जो है या ये ब्रांच जो है ये पैरेलल नहीं है, ये कहीं अलग जगह कनेक्ट है इस सर्किट में, ये कहीं अलग जगह कनेक्ट है, ये कहीं अलग जगह है, ऐसे ही इधर के कनेक्शन भी अलग अलग जगह पे है, तो आप इनको पैरेलल नहीं लेके चलोगे। अब ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे उसको जरा समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो ब्रांच है इस ब्रांच में करंट सोर्स लगा हुआ है, तो करंट सोर्स क्या बोलेगा? करंट सोर्स बोलेगा मेरी वैल्यू है 2 एम्पियर, तो 2 ही मैं लूंगा, 2 ही दूंगा। इसका मतलब इस पूरी ब्रांच के करंट को ये फिक्स कर देगा। किस वैल्यू पे फिक्स कर देगा? जो इसकी अपनी वैल्यू है खुद की, 2 एम्पियर। इसका मतलब इस पूरी ब्रांच में 2 एम्पियर करंट आपका फिक्स हो गया है। 2 ही लेगा, 2 ही देगा, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 2 लेगा 2 आगे देगा। इस ब्रांच का करंट मुझे पता चल गया है 2 एम्पियर। अब आइए यहां पे, अगर आप इस रजिस्टर को ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू है 8 ओम। यह 8 ओम का रजिस्टर और इधर हायर है इधर लोअर है और वोल्टेज डिफरेंस जो है वो है 32 वोल्ट का। 32 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस और 8 ओम इसकी वैल्यू है। तो आप बताइए जो करंट आएगा वो कितना आएगा? इसमें करंट जो आएगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, करंट कितना आएगा? ओम्स लॉ के हिसाब से 32 डिवाइड बाय 8 कर दो तो इसका मतलब 4 एम्पियर जो है ये करंट आएगा। तो यहां पे इस ब्रांच में आपका जो करंट है वो 4 एम्पियर है। मुझे उम्मीद है यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब जरा सोचिए, ये जो सर्किट है ये अपने आप में क्लोज्ड सर्किट है, इसके अंदर जो भी ब्रांचेस लगी हुई आपस में कनेक्टेड है, क्लोज्ड सर्किट है। अगर ये सर्किट क्लोज्ड है तो इसका मतलब मैं यहां पे केसीएल लगा सकता हूं, इसको एक नोड की तरह ट्रीट कर सकता हूं। इसका मतलब जितना करंट इसमें एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। तो कितना एंटर कर रहा है? 4 इधर से 2 इधर से, 6 एंटर कर रहा है, तो यहां से 6 लीव करेगा। ये जो करंट होगा ये 6 लीव करेगा। सिंपल, इस तरह समझिए, ठीक है। 6 एम्पियर यहां से लीव करेगा। अब आप सोचिए अगर 6 एम्पियर रजिस्टर में आ रहा है 2 ओम में, अब जरा देखिए यहां पे 2 ओम है
और इधर से 6 एम्पियर आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो लोड एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इनमें जिधर एंटर करता है करंट उधर क्या होता है प्लस, और जिधर से लीव करता है उधर माइनस होता है। ये पोलैरिटी होती है वोल्टेज की। और ओम्स लॉ के हिसाब से कितनी वोल्टेज आएगी इसकी बताओ, 6 गुना 2 12 वोल्ट आएगी। इसका मतलब इसके अक्रॉस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इस पोलैरिटी का। अब आप देखिए कौन सी पोलैरिटी आपसे पूछी है, आपसे यही पोलैरिटी पूछी है इसके अक्रॉस, इसी पोलैरिटी की वोल्टेज पूछी है आपसे। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, वी नोट की वैल्यू हो जाएगी 12। अगर आपसे उल्टी पोलैरिटी पूछी होती, आपसे अगर ये पोलैरिटी पूछी होती कि इस पोलैरिटी का वी नोट बताओ क्या होता, क्या होगा, तो क्योंकि आपके पास 12 वोल्ट इस पोलैरिटी का है लेकिन पूछा है इस पोलैरिटी का, तो आंसर -12 हो जाएगा, क्योंकि इस पोलैरिटी का तो पॉजिटिव आंसर है ना 12। पूछा है उल्टी पोलैरिटी, तो इसका मतलब है -12 आंसर हो जाएगा अगर ये पोलैरिटी का पूछा होता तो। आई होप आपको क्लियर हुआ कि कैसे यहां पे केसीएल हम अप्लाई कर रहे हैं। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ आई कि यहां पे केसीएल कैसे अप्लाई हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूं, जरा देखिए। सोचिए मेरे पास इस तरह का कोई सर्किट है, ऐसा कोई सर्किट मैं ले लेता हूं, ठीक है। ये है 5 एम्पियर, ये 4 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 20 वोल्ट, 2 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 20 वोल्ट, 4 ओम। मान लीजिए ये सर्किट हमें गिवन है, ये सर्किट दे रखा है और यहां पे इसको हमने ग्राउंड कर दिया है। चलो एक बार के लिए ग्राउंड नहीं मानते हैं, ठीक है। ऐसे सर्किट है, मान लीजिए आपसे पूछा है कि ये करंट बताओ क्या होगा, जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, बस आपको ये बताना है, करंट की वैल्यू नहीं बतानी है। वैल्यू कैलकुलेट करना हम सीखेंगे आगे चल के, जब आप नोडल, केवीएल, केसीएल को अच्छे से सीख चुके होंगे, तब हम करंट को भी कैलकुलेट करना सीख चुके होंगे, वो बता देंगे आपको। बट फिलहाल हमें बस ये देखना है कि ये करंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, बस इतना समझना है। तो जरा देखिए ये जो सर्किट है ना, ये अपने आप में एक क्लोज्ड सर्किट है। और अब आप जरा सोचिए, अगर इसमें करंट एंटर कर गया तो क्या लीव करने का कहीं रास्ता है? लीव करने का तो कोई रास्ता नहीं है। सेम रास्ते से लीव नहीं कर सकता करंट, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब अगर एंटर कर गया तो लीव कहां से करेगा? लीव करने का तो कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब एंटर भी नहीं करेगा। इसका मतलब यहां पे जो आई की वैल्यू आएगी, दैट हैज टू बी जीरो अकॉर्डिंग टू केसीएल, ठीक है। डायरेक्टली बोल सकते हो आप कि यहां पे जो करंट की वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ कि क्यों जीरो होगी ये करंट की वैल्यू। इस ब्रांच में करंट की वैल्यू जीरो होगी। अच्छा, कोई बोलेगा सर अगर मैं इसको ग्राउंड कर देता तो? चलिए अब अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूं, क्या अब नॉन जीरो होगी ये करंट की वैल्यू? अब कुछ नॉन जीरो करंट आएगा या जीरो ही आएगा अभी भी? तो आप बोलोगे कि सर देखो एंटर यहां से कर गया तो लीव यहां से कर जाएगा, लीव करने का रास्ता तो है ना यहां पे, तो इस बार तो करंट आना चाहिए भाई इस क्लोज लूप में, इस क्लोज सर्किट में। भाई आप खुद सोचिए, यहां पे अगर एंटर कर रहा है तो यहां पे लीव करने का रास्ता दे दिया आपने, तो जितना करंट यहां से एंटर करेगा उतना यहां से ग्राउंड में लीव कर जाएगा, तो ये क्लोज सर्किट के लिए तो केसीएल वैलिड हो गया। नहीं भाई, अभी भी आपका जीरो ही होगा। क्यों जीरो होगा? भाई आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे सोच रहे हो कि भाई यहां से करंट एंटर किया, इसको एक नोड की तरह ट्रीट कर रहे हो, यहां से करंट एंटर करेगा उतना यहां से लीव कर जाएगा, तो फिर तो अब तो आना चाहिए करंट, क्योंकि केसीएल यहां पे एप्लीकेबल हो सकता है, तो यहां पे तो नॉन जीरो होना चाहिए करंट। ग्राउंड भी तो अपने आप में एक नोड है। अगर ग्राउंड में करंट दे रहे हो तो ग्राउंड से उतना ही करंट लेना होगा आपको, अदरवाइज ग्राउंड में करंट नहीं जाएगा। हर चीज एक नोड की तरह काम करती है, ध्यान रखिएगा। तो ग्राउंड में अगर आप करंट दे रहे हो तो ग्राउंड से लो भी ना कहीं से, ऐसा थोड़ा ना कि ग्राउंड लेती चली जाएगी, ना ना ना। तो इसका मतलब है यहां पे आई की वैल्यू जो है, हम ये मान के चलें कि ग्राउंड पे कोई चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा, ये चीज हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो जितना करंट यहां पे एंटर करेगा, अगर उतना ही ग्राउंड में लीव कर गया तो ग्राउंड से वापस भी तो आना चाहिए, वापस आने का तो कोई रास्ता नहीं है। ग्राउंड तो एक ही जगह से कनेक्ट है इस पूरे सर्किट में। भाई इस पूरे सर्किट से करंट निकला है, यहां से ग्राउंड में गया है। इस पूरे सर्किट को भी आप एक क्लोज्ड सर्किट की तरह ट्रीट कर लो ना, इस पूरे को एक क्लोज सर्किट की तरह ट्रीट कर लो। तो अगर इस पूरे सर्किट से ग्राउंड में करंट निकला है, तो ग्राउंड में करंट एंटर किया तो ग्राउंड से निकलना भी तो चाहिए ना, निकलने का तो कोई पॉइंट है ही नहीं। तो इसका मतलब दिस हैज टू बी जीरो, और उससे ये भी आपका जीरो ही बनेगा। या अगर मान लीजिए ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो आप इधर से सोचिए, भाई ये भी तो एक क्लोज्ड सर्किट है,
ये भी तो अगर इस क्लोज्ड सर्किट से आप इधर करंट ले जा रहे हो, आई नॉन जीरो ले रहे हो, तो इसमें एंटर भी तो करना चाहिए कहीं से बाहर से। भाई ये इस क्लोज सर्किट से करंट बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो अंदर भी तो आना चाहिए, अंदर आने का तो कोई रास्ता कनेक्ट नहीं है कहीं पे भी। तो इसका मतलब दिस आई हैज टू बी जीरो। एक तरफ ग्राउंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। कहीं आपको लगे कि सर इधर तो केसीएल एप्लीकेबल हो रहा है, इधर गया तो इधर से निकल गया, ना तो ग्राउंड के लिए केसीएल एप्लीकेबल हो रहा है, ना ही इस सर्किट के लिए केसीएल एप्लीकेबल हो रहा है। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि भाई एक तरफ को देख के ही आप आंसर कर दो, ना ना ना, दूसरी तरफ भी तो देख लीजिए ना एक बार। तो इसका मतलब स्टिल करंट क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं इधर भी इसको ग्राउंड कर देता, अब बताओ, अब जो करंट है वो नॉन जीरो हो सकता है। अब ये करंट जो है ये नॉन जीरो आ सकता है, पॉसिबल है, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। लेकिन अब नॉन जीरो होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हो सकता है वैल्यूज हमने ऐसी ले ली कि कैलकुलेशन से जीरो आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज यहां पे चांसेस सबसे ज्यादा हाई है कि भाई यहां पे करंट अब नॉन जीरो आएगा। और यहां पे केसीएल भी एप्लीकेबल होगा हर जगह, देख सकते हो आप। ये करंट अगर आई जा रहा है यहां से, इस सर्किट से जो ऊपर वाला सर्किट है, अगर मैं इसको एक क्लोज्ड सर्किट ले लूं, ये वाले को अगर मैं क्लोज्ड सर्किट ले लूं, तो इस सर्किट से अगर आई करंट लीव किया है तो यहां पे आई करंट एंटर कर जाएगा ग्राउंड से। और इस सर्किट में अगर आई करंट यहां पे एंटर हो रहा है इस क्लोज्ड में, तो ग्राउंड में आई लीव कर जाएगा। ठीक है, ग्राउंड में अब करंट आई लीव कर जाएगा। अब ग्राउंड के लिए भी केसीएल एप्लीकेबल है, ध्यान से देखो, ग्राउंड में यहां पे एंटर किया तो यहां से ग्राउंड से वापस निकल गया। इसका मतलब हर बंदे के लिए केसीएल जो है एप्लीकेबल हो गया। अब यहां पे नॉन जीरो हो सकता है। अब आप ये नहीं बोलोगे कि करंट की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो यहां पे पॉसिबिलिटी है कि करंट जो है वो नॉन जीरो आ जाए, क्योंकि इसके लिए भी केसीएल एप्लीकेबल है। जितना लीव कर रहा है उतना यहां पे एंटर कर रहा है, इसके लिए भी जितना एंटर कर रहा है उतना यहां पे लीव कर गया, और ग्राउंड के लिए भी ग्राउंड में जितना एंटर कर रहा है उतना ग्राउंड से यहां पे वापस मिल गया। हर बंदे के लिए केसीएल एप्लीकेबल है। तो यहां पे पॉसिबिलिटी है कि करंट जो है वो नॉन जीरो आ जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी जो है समझ आई कि केसीएल जो है कैसे हम यहां पे चेक करेंगे कि कैसे ये एप्लीकेबल है। अब एक और चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, एक और चीज शेयर करना चाह रहा हूं, जरा देखिएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास एक सोर्स है, ठीक है, मेरे पास एक सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। असल में कई बार ये साइन लगा देते हैं इसमें ना, ये वोल्टेज साइन दिखाने का मतलब होता है एसी सोर्स से। आप डीसी भी ले लो, एसी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस ये साइन दिखाने का मतलब होता है एसी सोर्स, मतलब ऑल्टरनेटिंग सप्लाई ये देगा। यहां के जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो चेंज होता रहेगा टाइम के साथ। ठीक है, वो टाइम के साथ बदलता रहता है, ऐसे ऐसे साइन वेव के हिसाब से बदलता रहेगा। तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स बोलते हैं इसको। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। ये कोई सोर्स है मान लीजिए, और मान लीजिए इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे अप्लाई कर रही है। फिलहाल चलो, अगर कंफ्यूज हो रहे तो इसको छोड़ दो। ठीक है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हो जाऊं और इसको टच कर दूं, क्या मुझे झटका लगेगा? क्या मुझे झटका लगेगा? क्या मेरे थ्रू करंट आएगा? झटका कब लगता है? जब आपकी बॉडी के थ्रू करंट फ्लो करता है, तब आपको झटका फील होता है। तो क्या यहां पे आपको झटका फील होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि केसीएल अलाउ ही नहीं करेगा करंट को। क्यों नहीं करेगा भाई? आप खुद सोचिए, अगर यहां से करंट गया तो ग्राउंड में जाएगा, रिटर्न होगा ग्राउंड में। तो आप बोलोगे सर आपके लिए तो केसीएल एप्लीकेबल होगा, आपकी बॉडी में करंट एक जगह से आया दूसरी जगह से निकल गया, तो यहां पे तो आपके लिए तो केसीएल एप्लीकेबल। आप एक नोड की तरह अपने आप को ले लो ना। लेकिन सोचिए ग्राउंड के लिए तो केसीएल एप्लीकेबल नहीं ना हुआ। अगर ग्राउंड में करंट जाएगा तो ग्राउंड से वापस भी तो आना चाहिए, वापस आने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। तो इस केस में आप अगर इसको टच करोगे तो आपको कोई झटका फील नहीं होगा, आपकी बॉडी के थ्रू कोई करंट नहीं आएगा। दिस हैज टू बी जीरो। करंट जो आएगा वो जीरो होगा। लेकिन अगर मैं इधर को भी ग्राउंड कर देता, इस साइड को भी ग्राउंड कर देता सोर्स की, अब बताओ, अब करंट लगेगा आपको। अब जो करंट आएगा वो नॉन जीरो होगा। क्यों भाई? क्योंकि अब जरा देखो, यहां से जो करंट जाएगा वो आपकी बॉडी में गया, बॉडी से ग्राउंड में चला गया। अब जो करंट बॉडी से ग्राउंड में गया है आई, वही करंट अब ग्राउंड से वापस मिल जाएगा इस सोर्स को। तो केसीएल इस सोर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। सोर्स में जितना करंट यहां से एंटर कर रहा है उतना यहां से लीव कर रहा है, और आपकी बॉडी के लिए भी जितना करंट एंटर करेगा उतना यहां पे लीव कर जाएगा ग्राउंड में। इसका मतलब अब यहां पे केसीएल एप्लीकेबल हो गया। अब आपकी बॉडी के थ्रू करंट फ्लो करेगा और आपको झटका लगेगा, मर भी सकते हो आप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कैसे केसीएल एप्लीकेबल है। जरा और देखिए,
अगर मान लीजिए, देखो आपने नाम सुना होगा ट्रांसफॉर्मर का, ट्रांसफॉर्मर, आई डोंट नो आपने ये नाम सुना है कि नहीं सुना है। इस लेवल पे मुझे इसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, बट आगे चल के वैसे आप पढ़ोगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ऐसे दो कॉइल होती हैं, आप बस इतना समझ लीजिए, ऐसे दो कॉइल लगी होती हैं, ठीक है। और ऐसे मान लीजिए इधर कॉइल में 100 टर्न लगा रखी है कॉपर की। कॉइल क्या होती है, कॉइल कुछ नहीं होती, वो जो कॉपर वायर होता है ना उसको ऐसे टर्न्स लगा देते हैं, उसी को कॉइल बोल देते हैं। तो सोचिए यहां पे 100 टर्न लगा रखी है और इधर है 1000 टर्न, 1000 टर्न्स कॉपर वायर जो है वो लपेटा हुआ है, ऐसे समझ लो। और दो जो वायर है, इधर 100 इधर 1000, इनको आपस में एक साथ एक ही मतलब जगह पे लगा रखा है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, बट एक जगह पे माउंट कर रखा है इनको। इसको हम ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा होता है? सोचिए अगर मैं इधर 20 वोल्ट अप्लाई करता हूं तो ये क्या करता है, ये देखो 10 गुना है ना टर्न्स, 100 से 1000 टर्न लगा रखे ना, इधर 100 टर्न है इधर 1000 टर्न है, इसका मतलब 10 गुना टर्न्स है। तो ये क्या करता है, ये वोल्टेज को भी 10 गुना कर देता है। इधर जितना टर्न्स ज्यादा होंगी उतनी वोल्टेज भी ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर यहां पे 20 वोल्ट है तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे आपकी 200 वोल्ट हो जाएगी, 10 गुना। और ऑब्वियसली ये एसी के लिए काम करता है, तो यहां पे एसी सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। अगर एसी 20 वोल्ट लगा रहे तो इधर एसी 200 वोल्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरह से ट्रांसफॉर्मर काम करता है। फिलहाल बस आप इतना ध्यान रखिएगा ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। अब जरा सोचिए, हमारे घरों में ये सप्लाई आती है, हमारे घरों में जो प्लग होता है उसमें 220 वोल्ट होती है एसी, जो हमारे घरों में, तो एक पॉइंट होता है लाइव और एक पॉइंट होता है न्यूट्रल। जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो ग्राउंडेड होता है। कहां पे ग्राउंडेड होता है, जो गली के बाहर जो ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं वहीं पे ग्राउंडेड होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका ग्राउंडेड है और वही हमारे घर में भी आ रखा है, ठीक है। अब सोचिए, इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको एक ट्रांसफॉर्मर में सप्लाई दे दी, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसमें सप्लाई दे दी, और ये ट्रांसफॉर्मर है 1:10 का। 1:10 का मतलब ये टर्न रेशियो है, मतलब एक तरफ 100 टर्न है तो दूसरी तरफ 1000 टर्न होंगी, ऐसे 1:10 का रेशियो है। अच्छा, यहां पे 220 वोल्ट अप्लाइड है तो इसके अक्रॉस भी 220 ही आएगी, पैरेलल में है ना भाई, तो ये 220 वोल्ट आ जाएगी। यहां पे क्या वोल्टेज आएगी बताओ, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी, इसके अक्रॉस 10 गुना हो जाएगी, 2200 वोल्ट आ जाएगी। तो यहां पे मेरे पास 2200 वोल्ट अवेलेबल है, ठीक है। इधर 200 है, 220 है तो इधर 2200 वोल्ट आपको मिल जाएगी, क्योंकि 1:10 का ट्रांसफॉर्मर है ये। अब सुनिए, मैं क्या हूं, मेरी बॉडी ग्राउंडेड है, मेरी बॉडी ग्राउंडेड है, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और मैंने क्या किया, मैंने इसको टच कर दिया यहां पे। आप बताइए क्या करंट आएगा मेरी बॉडी के थ्रू, क्या मुझे झटका फील होगा, क्या यहां पे जो करंट आएगा वो नॉन जीरो होगा, क्या मुझे झटका फील होगा, क्या मेरी डेथ हो जाएगी? आंसर इज नो, आप सेफ हो, यहां पे आपको कोई झटका फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा झटका फील? आप बोलोगे सर ग्राउंड में देखो करंट चला गया, ग्राउंड से यहां पे वापस आ जाएगा करंट, दिक्कत क्या है, यहां पे तो केसीएल एप्लीकेबल है। जनाब करंट जो है वो इस कॉइल से निकला है, इस कॉइल से थोड़े ना निकला है। अगर करंट इस कॉइल से निकला है, यहां पे कनेक्ट हुआ है ना, अगर आपका करंट इस कॉइल से निकला है तो इस कॉइल में ही वापस आना चाहिए, ग्राउंड से, वो भी ग्राउंड से वापस आना चाहिए। दूसरा साइड ग्राउंड पे थोड़ी ना कनेक्ट है यहां पे, तो दूसरी साइड से करंट वो आएगा ही नहीं, क्योंकि ओपन पड़ी है दूसरी साइड। तो इसको क्यों देख रहे हो आप? तो इसलिए यहां पे जो करंट आएगा वो नॉन जीरो आएगा, सॉरी वो जीरो आएगा, ठीक है। यहां पे कोई झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर गलती से इसको ग्राउंड कर दिया, अब नॉन जीरो करंट आएगा और अब आप मरोगे, ठीक है। अब आप यहां पे मरोगे, क्योंकि यहां पे करंट यहां से ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड से यहां पे इसी कॉइल को, सेम कॉइल को वापस मिल जाएगा, जिस कॉइल से निकला है उसी को वापस मिला। तो केसीएल अपने को बता देता है कि कब आप मरने वाले हो, कब आपको झटका लगेगा, कब आपको झटका नहीं लगेगा। केसीएल के पॉइंट से सोचिए, ठीक है। तो अगर यहां पे ग्राउंड कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये समझ आए। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो इन्हीं को हम कुछ एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।